नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कक्षा 8 का जो राजनीति का पहला अध्याय है। पाठ का नाम रहेगा भारतीय संविधान। ठीक है, इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि संविधान है क्या, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और साथ ही ये देखेंगे कि संविधान, भारतीय जो संविधान है उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं? भारतीय संविधान कैसा है? दुनिया के और जो देश हैं, उनके संविधान से हमारे देश का संविधान कैसा है? ठीक है? इससे जुड़े हुए इसके पाठ के जितने भी क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हम आज इस क्लास में पूर्ण करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप शेयर करें और क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा जो है वो नज़दीक है। 19 तारीख, 18 तारीख से आपकी परीक्षाएँ हैं वो फरवरी में शुरू हो रही है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। टाइम निकाल के इसको ज़रूर देखिएगा और इसमें से आपको क्वेश्चन है जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान जो है, वो भारतीय संविधान कैसे बना और संविधान है क्या? ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि संविधान है क्या? ठीक है ना? पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि संविधान क्या है? अगर पहले टॉपिक की बात करें तो यही लिख लेते हैं कि संविधान क्या है? ठीक है? अब ये जो प्रश्न है कि संविधान क्या है, तो इस प्रश्न के उत्तर अगर हम देखें तो बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी किसी देश को नियमों के अनुसार चलाना हो, जैसे हमारा परिवार है, हमारा परिवार भी क्या है, एक नियमों के साथ बंधा हुआ है, तो वैसे ही क्या है, किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से क्या है, अगर देश को चलाना है सही तरीके से, सही नियमों से, सही सिद्धांतों से, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए संविधान बनाना ज़रूरी है। संविधान का मतलब होता है इसके कुछ क्या होते हैं? नियम होते हैं, ठीक है ना? नियम कह दो, सिद्धांत कह दो, ठीक है? नियम जब बन जाएँगे तो ये नियम सभी के लिए लागू होते हैं, सभी को मानना पड़ता है, ठीक है? तो संविधान को इसी शब्दों में अगर हम देखें कि संविधान है क्या? ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो संविधान है क्या? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, ठीक है? कि संविधान क्या है? तो देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या रहेगा? उत्तर इसका हो जाएगा किसी भी देश के मूल नियमों को, यानी किसी भी देश की बात हो, चाहे वो किसी भी देश, ठीक है, किसी भी देश के मूल नियमों और सिद्धांतों, क्या होता है? सिद्धांतों, यानी आप नियम बोल सकते हो, सिद्धांतों को भी बोल सकते हो, ठीक है ना? नियम और सिद्धांतों के मूल नियमों और सिद्धांतों का क्या होता है? ये लिखित दस्तावेज, ठीक है? लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है? तो ये है इसका उत्तर। यानी संविधान क्या है? तो ये क्या है, किसी भी देश के मूल नियम होते हैं, नियम के साथ सिद्धांत, इसको आप बोल सकते हैं, नियम और सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना? मूल नियम और सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों को क्या है, लिखित रूप में रखा जाता है, यानी इनको लिख दिया जाता है, ये दस्तावेज सुरक्षित रखा जाता है। तो यही क्या है, यही वो संविधान कहलाता है, ठीक है? अब लिखित जो नियम होते हैं वो सभी पर क्या होता है, लागू होता है, सभी को वो मानना पड़ता है। पहला तो यहाँ हम, हमारे इस प्रश्न का उत्तर तो ये रहने वाला है, ठीक है? अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो बना, वो कैसे बना, ठीक है? भारतीय संविधान बना तो कैसे बना, कितना उसमें समय लगा, क्या-क्या प्रक्रियाएँ रही, ठीक है ना? ज़्यादा बड़ी प्रक्रियाएँ तो आपके यहाँ क्लास में नहीं लगने वाली हैं, लेकिन जो साधारण सी बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो वो देखिए आप। तो भारतीय संविधान जैसे बना, बनने के बाद में इसको फिर लागू किया गया, तो कब किया गया? अब देखिए दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न अगर हम ये देखें तो ये बन सकता है इस पाठ से कि जो आप संविधान की बात करते हैं तो बताइए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, वो हुआ था कब? 26 जनवरी 1950, ठीक है? ये वो तारीख है जब ये लागू हुआ था, लेकिन लागू होने से पहले क्या है, इसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो रही थी, ठीक है ना? पहले इसका क्या हुआ था, ये तो बाद में लागू हुआ है, लेकिन पहले इसका क्या होना था, निर्माण होना था, ठीक है ना? इसको बना करके तैयार करना था। तो बना करके जब तैयार किया गया और संविधान सभा में ये रखा गया कि हमारे देश भारत का जो संविधान है वो बन चुका है, और जब ये बन करके तैयार हुआ वो तारीख कौन सी थी, यानी जिस दिन ये पूर्ण रूप से बन चुका था, ठीक है ना? तो जब इसको
लागू होने से पहले ये पूरी रूप से बन चुका था, वो तारीख कौन सी थी? तो वो तारीख जो है वो थी 26 नवंबर, ठीक है ना? 26 नवंबर 1949, ठीक है? 1949 को संविधान का क्या हो गया था? निर्माण हो गया था और ये लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना? लेकिन इस तारीख को क्या हो गया था? इसका निर्माण हो चुका था, यानी ये पूर्ण रूप से बन चुका था, ठीक है ना? इस तारीख को ये बना था, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है? इसमें से 2 प्रश्न आपके सामने हो गए कि बनकर के तैयार कब हुआ? तो हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? उसके बाद में लागू कब किया गया? लागू किया गया आगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? ये थी यहाँ तक की बातें। अब जो भारतीय संविधान जब बना, भारतीय संविधान बनने में समय कितना लगा? भाई कोई चीज़ जब भी बनाते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है। तो भारतीय संविधान ये कह सकते हैं कि लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है ना? लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का। तो इसको बनने में कितना समय लगा होगा? तो इसमें बनने के लिए जो समय, यानी इसमें समय लगा वो कितना था? इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है ना? इतना समय लगा था जब हमारे भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ, ठीक है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में और बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है? अब यहाँ तक आपके कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि संविधान के हम हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो निर्माण हो गया और इसको लागू भी किया गया देश में, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया और तब हम क्या मनाते हैं? तभी हम मनाते हैं 26 जनवरी का, ठीक है ना? 26 जनवरी क्या है हमारा? गणतंत्र दिवस, ठीक है? अब आगे का जो इसका और कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देखिए। तो संविधान जब बना, यानी जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या है? कुछ सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है ना? कुछ सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य में फिर क्या है? वो बैठ करके निर्णय लेते हैं। तो इसमें से क्या है? कुछ अध्यक्ष चुने गए थे, कुछ अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है? तो इसमें से 3 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली चीज कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जरूरी है कि जब भी कोई चीज बनाते हैं तो उससे पहले क्या है? उसका प्रारूप बनाना पड़ता है। घर बनाते हैं तो उसका क्या बनाना पड़ता है? नक्शा बनाना पड़ता है, वो प्रारूप होता है। वैसे ही हमारे जब भारतीय देश का संविधान बनाया जा रहा था तो उसके लिए क्या जरूरी था? एक प्रारूप बनाना जरूरी था। तो उस प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, प्रारूप समिति बनाई गई थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना? भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में फिर इसका एक अध्यक्ष बनाना था। क्या बनाना था? ये तो हो गए प्रारूप समिति के, ठीक है ना? याद रखिएगा। प्रारूप समिति, इसके बाद में एक हो गया अध्यक्ष। अध्यक्ष किसको बनाया गया? और दूसरी चीज, एक चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है? ये 3 चीजें और हैं जो अभी आपको पढ़नी है। अध्यक्ष किसको चुना गया? यानी इसका अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए थे? अपने संविधान के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति जो थी उस प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष इनको बनाया गया था, लेकिन अध्यक्ष किसको चुना गया था? वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो यहाँ भी अध्यक्ष है, ठीक है ना? और यहाँ भी अध्यक्ष है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या थे? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है? और ये हमारे संविधान के अध्यक्ष थे, ठीक है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। अब अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया, तो वो कौन था? वो थे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना? ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था हमारे संविधान में, ठीक है? ये हो गई हमारे संविधान तक की बातें। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का क्या हो गया था? निर्माण हुआ। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न किस प्रकार से आपके सामने
आ सकता है वो देखिए, वो है कि संविधान सभा क्या थी। यानी जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी सभा होती है, ठीक है ना? तो इस सभा में हमारी जो भारतीय संविधान की जो सभा थी वो संविधान सभा क्या थी? यानी संविधान सभा क्या क्या होती है? देखिए संविधान सभा क्या होती है? आगे टॉपिक लिखिए आप, संविधान सभा क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी जो है आप आसानी से दे सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप साथ में लिखते रहिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए। अब संविधान सभा क्या थी, ठीक है ना? तो देखिए संविधान सभा क्या थी, आगे हम इसमें लिख रहे हैं संविधान सभा जो है वह सभा थी जिसमें भारतीय संविधान का क्या हो रहा था, यानी संविधान सभा वह सभा थी जिसमें भारतीय संविधान का क्या हो रहा था, निर्माण, ठीक है ना? जिसमें संविधान सभा वो कहलाती है जिसमें हमारे भारतीय संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो वो क्या थी, भारतीय संविधान सभा थी, ठीक है? तो हम इसमें लिख देंगे कि संविधान सभा वह सभा थी जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है? तो संविधान सभा क्या है या क्या थी, तो क्या थी? तो संविधान सभा क्या थी कि ये वो सभा थी जिसमें भारतीय संविधान का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। तो ये भारतीय संविधान की एक सभा थी जिसमें सारे लोग जो हैं, जितने सदस्य चुने गए थे, उन्होंने बैठ करके एक सभा की और उसमें निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से हमें संविधान का निर्माण करना है। तो ये हो गया कि संविधान सभा क्या थी। ये प्रश्न अगर आए कि संविधान सभा क्या थी, तो संविधान सभा वह सभा थी जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है? ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से पाठ्य में से और भी बनाया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया हमारे संविधान के निर्माण की बात, संविधान सभा की बात। और आगे वाला जो है वो कि संविधान सभा के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, ठीक है ना? और स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना? ये हो गई यहाँ तक की बातें। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, यानी एक चीज और देखिए कि भारतीय जो संविधान था, यानी संविधान संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना है वो क्या है, और प्रस्तावना में किन किन विषयों को रखा गया, ठीक है ना? प्रस्तावना क्या है, यानी उसकी शुरुआत की जो रूपरेखा थी, जो सबसे पहले बनाई गई, वो जो प्रस्तावना है उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया, वो देखिए। नंबर एक, पहला, एक नंबर देखिए, एक नंबर में अगर बात करें हम, तो भारतीय संविधान सभा में क्या है कि मूल रूप से कई आदर्शों को जो है वो रखा गया, ठीक है ना? मूल रूप से कई जो है वो क्या चुने गए थे, आदर्श, ठीक है ना? यानी कई आदर्शों को माना गया, ठीक है? कई आदर्शों को जो है यहाँ माना गया। वो कौन कौन से थे वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। वो देखिए, नंबर एक पे है न्याय, ठीक है? एक नंबर देखिए, प्रस्तावना में क्या क्या रखा गया, न्याय, ठीक है? ये एक नंबर की चीज। नंबर दो पे देखिए, दो नंबर चीज है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नंबर तीन, तीन नंबर में चीज में अगर देखें तो क्या होनी चाहिए, जब भी कोई संविधान बनेगा तो उसमें सबको क्या मिलनी चाहिए, समानता। तो समानता, ठीक है? ये हो गई समानता। और चौथी चीज क्या रखी गई, चौथी चीज जो रखी गई थी वो है बंधुत्व है, ठीक है ना? बंधुत्व, यानी आपस में क्या रखना, भाईचारा, ठीक है ना? कि भाईचारा है वो जरूरी है, ठीक है ना? तो ये चार चीजें जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आदर्श के रूप में रखी गई, ठीक है? चार चीजें कौन सी हो गई, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है? ये चीजें जो है हमारे संविधान में विशेष रूप से रखी गई। अब आगे क्या है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे है मूल अधिकार, ठीक है? संविधान ने क्या है, जब संविधान बना तो संविधान में हमारे लिए क्या है, मूल हमारे लिए जो है मौलिक अधिकार जो हैं, यानी यह कह सकते हैं कि संविधान में हमें क्या दिए हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे किसमें दिए हुए हैं, संविधान में दिए हुए हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं जब हम भारत देश में रह रहे हैं।
तो हमें भी कुछ मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान ने दिए हैं। और ये मौलिक अधिकार वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस चीज़ को याद कीजिएगा। एक मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य, ठीक है? तो देखिए मौलिक अधिकार कौन-कौन से थे? नंबर 1 पहला है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, मौलिक मौलिक अधिकार बता रहा हूँ, ठीक है ना? कितने मौलिक अधिकार थे? तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी, पहले तो ये बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कुल थे कितने, तो ये 6 थे। कितने थे? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? अब इनको बारी-बारी से हम देखते हैं कि है कौन-कौन से, ठीक है? नंबर 1 देखिए, पहले 1 नंबर पे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में पहला है समानता का अधिकार, ठीक है? कि हमारे लिए क्या है, सब समान है, समानता का अधिकार है, कोई किसी को छोटा-बड़ा नहीं समझ सकता। दूसरी चीज़, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप देश में रह रहे हो तो क्या है, आप स्वतंत्र हो, ठीक है? आप पर कोई किसी प्रकार से चीज़ें जो है वो थोपी नहीं जा सकती, ठीक है? आप अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में नंबर 3, नंबर 3 में अगर बात करें तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हमारा शोषण जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है ना? जानबूझ करके हमारे ऊपर कोई भी कार्य है वो थोपे नहीं जा सकते। शोषण के द्वारा हमारे साथ कोई भी काम जो है वो नहीं करवा सकते। तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपका शोषण होता है तो आप इसके विरुद्ध क्या है, कार्रवाई करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा 3 नंबर। नंबर 4 पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? यानी आप क्या हैं, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका मान-सम्मान कर सकते हैं, ठीक है? तो आप धर्म के रूप में भी क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एक धर्म को ही मानो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अनुसार जो है अपने धर्म को मानते हो, उसके कार्य जो है वो किसी भी प्रकार से, चाहे पूजा-पाठ का काम हो, ठीक है? वो आप आराम से कर सकते हैं, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है? अब आगे नंबर 4 के बाद में 5वाँ देखिए, 5वाँ जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है? 5वाँ है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, ठीक है? इसका इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे किसी भी संस्कृति के आप हैं, तो उसको आप मान सकते हैं, आपकी संस्कृति को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। शैक्षणिक अधिकार मतलब आपने पढ़ाई-लिखाई अगर करनी है, ठीक है ना? तो ये भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है ना? आपको शिक्षा ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपके अधिकार हैं। उसके बाद में नंबर 6 और सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये जो ऊपर हमारे संविधान में जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का अगर कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, कहीं न कहीं आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का। यानी अगर आपके किसी भी इनमें से मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो है वो सहारा ले सकते हैं और अपनी शिकायत जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे 6 मौलिक अधिकार, ठीक है? अब चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या बन सकता है इस पाठ में से, जो मैंने बनाया है उस पाठों में उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मौलिक अधिकार। अब देखिए आगे, आगे ये है कि इस पाठ में से एक चीज़ और, वो एक टॉपिक और प्रश्न बन सकता है। एक इसमें चीज़ आई थी धर्म निरपेक्षता, ठीक है ना? धर्म निरपेक्षता क्या है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? कैसे इसको हम परिभाषित कर सकते हैं? धर्म निरपेक्षता। तो देखिए, आपको भी पता है कि भारत देश जो है वो राज्यों का देश है, यानी इसमें बहुत से राज्य हैं, राज्यों का समूह है।
तो इसमें केंद्र सरकार है वो भी काम करती है, राज्य सरकारें हैं वो भी काम करती है। तो इस आधार पर जो है ये धर्मनिरपेक्षता हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो राज्य है, कोई भी राज्य किसी विशेष एक धर्म को क्या नहीं दे सकता, बढ़ावा नहीं दे सकता कि आपको यही धर्म जो मानना है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि राज्य क्या करेगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और सभी को क्या समझेगा, सभी धर्मों को समान समझता है। तो यही क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख देंगे कि कोई भी राज्य, कोई भी राज्य किसी धर्म का या धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, ठीक है ना? बल्कि यानी कोई भी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, बल्कि सभी धर्मों को समान समझेगा, ठीक है? तो यही क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। यानी कोई भी राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या नहीं दे सकता, बल्कि सभी धर्मों को क्या समझेगा, समान समझेगा और समानता के भाव से देखेगा। तो ये है धर्मनिरपेक्षता की यहाँ परिभाषा, ठीक है? तो ये हो गई हमारी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कोई भी राज्य जो है वो किसी एक धर्म को क्या नहीं दे सकता, बढ़ावा जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी धर्मनिरपेक्षता। और संविधान में क्या है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों माना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों माना जाता है? इसके पीछे के कारण क्या है? तो देखिए क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह संविधान सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इसमें अनेकों अनुसूचियां, ठीक है ना, और अनुच्छेद, ठीक है? यानी इसमें क्या है, क्योंकि इसमें इसमें बहुत से अनुच्छेद व अनुसूचियां अनुसूचियां हैं। इसलिए क्या है, इसको क्या मानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान की अगर बात आ जाए तो वो कौन सा संविधान है, भारतीय संविधान, ठीक है? इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसलिए क्या है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, तो आप इस चीज को भी नोट जरूर कर लीजिए कि भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान क्यों माना जाता है दुनिया का। अब इसके पीछे के कारण क्या है, वो मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या है, बहुत से क्या है, अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं। बहुत से अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, उसकी वजह से क्या इसको माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, ठीक है? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न किस प्रकार से हमारे सामने जो है आ सकता है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा ये तो होगी बात संविधान की, ठीक है? अब बात ये आती है कि हमारे लिए अगली चीज है कि हमारे लिए संविधान की क्या आवश्यकता है, यानी हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है? ये हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, हमें क्या करना है संविधान का। तो संविधान की आवश्यकता तो है, तो संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके पीछे की बातें जो हैं वो किस प्रकार से लिखेंगे।
ये भी क्वेश्चन आपके सामने जो है वो देखने को मिल सकता है कि हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है कि संविधान की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, पहली बात अगर हम करें तो ये सरकार की क्या है, शक्तियों को क्या करता है भाई, सीमित करने का काम करता है, ठीक है ना? यानी सरकार की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को सीमित रखने का काम संविधान करता है, क्योंकि वो सबके लिए क्या है, नियम बराबर रहते हैं। और साथ ही क्या है, ये सरकार की शक्तियों को भी क्या है, सीमित रखने का काम करता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है ना? देखिए, नंबर 1, सरकारों की शक्तियों को सीमित रखता है, ठीक है? सरकार की जो शक्तियाँ होती है उसको सीमित रखने का काम करता है। दूसरा दूसरा ये है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है? इसलिए हमारे क्या है, संविधान की हमें आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारा संविधान नहीं होगा तो जो हमारे अधिकार हैं, वो तो हमसे छीन जाएँगे, ठीक है ना? तो हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारा जो है वो शोषण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ और क्या है, रक्षा भी करता है और देश में न्याय और समानता भी बनाए रखने का काम ये करता है, ठीक है ना? तो एक ये भी होता है कि न्याय व स्वतंत्रता को बनाए रखता है, ठीक है? तो ये 3 बातें हैं, ये 3 बातों को आप अच्छे से समझिए एक बार फिर से कि प्रश्न ये अगर हो कि हमारे लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमें आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान की? नहीं हो तो क्या हो जाए, पहली बात तो ये है कि सरकारों की जो शक्तियाँ हैं, उनको सीमित रखने का काम करता है, ठीक है ना? ये संविधान, सरकार को भी बाँध के रखने का काम करता है और इसके साथ में हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। हमारे अधिकार कौन से? हमारे जो मौलिक अधिकार जो थे 6 अधिकार, उनकी रक्षा करता है। इसके बाद में इसके बाद में अगर बात करें तो न्याय करने का काम और स्वतंत्रता प्रदान करने का काम भी क्या है, ये हमारा संविधान हमें करता है। नहीं तो संविधान अगर नहीं हो तो हमें क्या ना मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, हो सकता है अन्याय हो, स्वतंत्रता नहीं रह सकती, ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? अब आगे देखिए, अगला क्या है, और क्लास को बेटा पूरा ज़रूर देखिए, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है ना? और इसमें से आपको क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर देखने को आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप इसको ज़रूर पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है? जितने क्वेश्चन इसमें से बन रहे थे मैंने आपके लिए बनाए हैं। और अब एक क्वेश्चन और इस प्रकार से बन सकता है कि संविधान में संघीय व्यवस्था क्या थी? ठीक है ना? या संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो एक चीज़ ये, संविधान में संघीय व्यवस्था व्यवस्था का अर्थ, देखिए, अब संघीय संघीय या संघ का मतलब होता है समूह है। क्या होता है? समूह है, ठीक है ना? अब आपको भी पता है कि जब किसी देश की सरकार चलती है तो उसमें 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना? कौन-सी होती है? एक तो जिसको बोलते हैं हम केंद्र, और एक इसमें बोलते हैं हम राज्य, ठीक है? 2 सरकारें चलती हैं, एक केंद्र की होती है और एक राज्य की होती है। तो राज्य और केंद्र की जो सरकारें हैं, इनमें आपस में क्या रहे? समानता रहे, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या है? संघीय व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जो सरकारें हैं, ये जो चलाती हैं, तो इसमें इनके क्या हैं? जो नियम हैं, ठीक है ना? जो नियम हैं, जो इनके कानून हैं, वो क्या है? संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। नियम और कानून जो हैं, वो क्या होते हैं? संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है ना? निर्धारित निर्धारित होते हैं। तो यही क्या है? संघीय व्यवस्था कहलाती है। यानी राज्य और केंद्र दोनों के जो नियम हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है? और इसके निर्धारित नियमों और कानूनों के अंदरूनी रहकर ही जो है ये कार्य करते हैं। तो ये है संविधान सभा की या संविधान में संघीय व्यवस्था, ठीक है ना?
कुछ राज्य सरकार के नियम, कुछ केंद्र सरकार के नियम, दोनों के जो नियम हैं वो संघीय समूह कहलाता है या संघीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन ये था कि संविधान में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के क्या होते हैं, नियम होते हैं, और ये नियम कौन निर्धारित करता है? निर्धारित करने का काम करता है संविधान। ठीक है ना? ये संविधान में जो है वो नियम निर्धारित होते हैं। ठीक है ना? उसके अनुसार ही जो है वो कार्य किए जाते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे है कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक क्यों है? यानी भारतीय संविधान की अगर बात करें, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक क्यों है? लोकतांत्रिक क्यों है? अब इसकी अगर बात करें तो देखिए, हमारे भारत में जो है हमेशा से जैसे ही वो किसी आज की अगर बात करें तो 18 वर्ष की उम्र जैसी पूर्ण हो जाती है, ठीक है, तो वो वयस्क माना जाता है और उसको वोट देने का अधिकार जो है वो मिल जाता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ जाता है। तो आज हम बात करें हमारे भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक क्यों है, भारतीय संविधान है वो लोकतांत्रिक क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जनता जो है वो अपना नेता चुनती है मत दे करके, यानी वोट डाल करके जनता अपना स्वयं क्या चुनती है, एक नेता चुनती है, एक अध्यक्ष चुनती है, और वो हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा भारतीय संविधान लोकतांत्रिक है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनता द्वारा, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है? और चुना हुआ नेता जो है वो जनता के लिए क्या करता है, काम करता है। तो जनता द्वारा चुना गया जो नेता होता है वो जनता के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हो गया कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक क्यों है, तो वो इसलिए है, तो आप इस प्रकार से ले रहे हैं कि भारतीय संविधान इसलिए लोकतांत्रिक है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है ना? जनता खुद चुनाव करती है, जिसको चुनाव के द्वारा चुना जाता है वो किस में आता है, लोकतांत्रिक। ठीक है ना? यानी लोगों का तंत्र है ये, इसमें क्या है, जनता ही चुनती है अपने नेता को। अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से एक और बन सकता है वो है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है? और ये कितने हैं, इनकी संख्या है 11। कितनी है, मौलिक कर्तव्य जो है, जो हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति, क्योंकि हम देश में रह रहे हैं, तो देश में रहते हुए हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। देश ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हमसे देश भी कुछ मांगेगा। ठीक है ना? देश भी हमसे कुछ अपेक्षा करेगा। तो वो हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या है 11। कितनी है, 11, याद रखिएगा। 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, और ये कहाँ लिखे हुए हैं, संविधान में। तो देखिए एक चीज, ये संविधान, संविधान का अनुच्छेद, संविधान में मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा संविधान है तो इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, कई बहुत ज्यादा अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां हैं। उसी में से एक अनुच्छेद है जिसका है 51। ठीक है ना? क्या है, 51 क। ठीक है? जैसे हम लिखते हैं ना 51 पर्सन में, या पर्सन नंबर 1 उसके क ख ग भाग अलग अलग होते हैं, वैसे ही 51 वहाँ जो अनुच्छेद है उसमें क में जो बातें लिखी गई हैं वो किसके बारे में है, हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में है। ठीक है ना? हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। कहाँ लिखे हुए हैं अनुच्छेद, इसमें 51 क में लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो देखिए कौन कौन से हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। नंबर 1, बिल्कुल ही आसान आसान से हैं, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नंबर 1, क्या चीज, जो देश को चलाने का काम करता है, कौन, संविधान। ठीक है ना? तो उसकी क्या करना है, पालना करना है। ठीक है ना? तो नंबर 1, संविधान का पालन करना पहला हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। ये कि हम जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश में रहते हुए हमें संविधान जो बनाया है उस संविधान की क्या करना है, पालन करना है। ठीक है ना? उस संविधान में जो बातें दी गई हैं उसको मानना है, तो वो हो गया इसका पालन करना। फिर उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संग्राम, यानी हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था
उस स्वतंत्रता संग्राम के महान व्यक्तियों के प्रति, जो महान व्यक्ति थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना, उन व्यक्तियों के प्रति हमेशा क्या रखना, प्रेम भाव रखना, ठीक है ना, उनको याद रखना, ठीक है, उनको हमेशा सजोए रखना, ठीक है, ये चीजें हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को मानना, महान व्यक्तियों को मानना, यानी महान आदर्शों को मानना, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो महान आदर्शों को मानना। ये हो गए नंबर 3 पर, यानी भारत की संप्रभुता, उसके बाद में एकता, अखंडता को बनाए रखना, यानी भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसको क्या रखना है, बनाए रखना है, ठीक है ना, ताकि लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल जो है वो कायम हो सके। तीसरी बात तो ये है। अब देखिए चौथी बात क्या है, चौथी बात क्या लिखी गई है, चौथी बात लिखी गई है कि जब भी हमें देश के लिए बुलाया जाए, ठीक है ना, जब भी हमें देश के लिए बुलाया जाए, देश पर जब भी संकट हो, तो हमें जो है अपने प्राणों को भी क्या है, त्याग देना है अपने देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आगे वाली बात है वो इसी प्रकार से है, देश की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है कि जिस देश में रह रहे हैं तो देश के लिए अगर हमें कभी बुलाया जाए रक्षा के लिए, तो भी क्या है, हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि देश की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना है, ठीक है। अब देखिए पांचवी बात क्या है, सामाजिक सद्भाव, यानी समाज में रहते हैं हम सब, ठीक है ना, 5 नंबर है सामाजिक सद्भाव व भाईचारा बनाए रखना। एक ये है कि जब हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो समाज में रहते हुए हमें सद्भावना और आपस में भाईचारा, यानी समाज में रहते हुए आपस में भाईचारे को जो है वो बनाए रखना है। एक भाई के अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उसमें दुख हो, तो उसमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, हमें भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, सामाजिक सद्भावना और भाईचारा बनाए रखना, और भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है, ठीक है ना, उसका महत्व हमेशा बनाए रखना। क्या चीज़, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना और उसकी क्या करना, उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें चीजें संस्कृति में मिली है, ठीक है ना, उस चीज को बनाए रखना और उस पर क्या है, उसको सुरक्षा के रूप में रखना, यानी उसको सुरक्षित रखना, ठीक है ना। ये हो गई कितनी, 6। आगे देखिए 7 नंबर, 7 नंबर है, सातवां ये है कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, यानी प्राकृतिक कह दो या फिर प्रकृति की रक्षा करना, ठीक है ना, यानी हमारा जो प्राकृतिक क्या है, पर्यावरण, ठीक है ना, तो पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा, ठीक है ना, प्राकृतिक प्रकृति जो है, या प्रकृति की रक्षा या प्राकृतिक पर्यावरण की भी क्या करना, रक्षा करना, वो भी हमारा क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। हमारा मौलिक कर्तव्य है देश में रहते हुए कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की भी क्या करें, रक्षा करें। ये हो गई हमारे 7 नंबर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर ये कह रहा है कि देश में रहते हुए हमें जो क्या करना है, देश के और आयामों को और ऊंचा बढ़ाने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो बनाए रखना है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, देश को हम और ऊंची ऊंचाइयों तक जो है वो लेकर के जा सकते हैं। और ज्ञान अर्जन करने वाले, ठीक है ना, ज्ञानार्जन
यानी ज्ञान को अर्जित करने की जो भावना है वो भी कहीं न कहीं हमें रखनी है। क्या चीज़ें? ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन, ठीक है ना? यानी ज्ञान को अर्जित करने वाली जो भावना है वो हमारे हमेशा दिल में रहने चाहिए देश में रहते हुए। ठीक है, ये हो गई 8 नंबर। अब 9 नंबर देखिए, सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, ये 9 नंबर है। क्या पढ़ रहे हैं हम? मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति कौन सी होती है? ये हो गई जैसे जिस पर हम खुलेआम घूम सकते हैं, जिस पर सभी का अधिकार है, जैसे अस्पताल, ठीक है। उसके बाद में डाकघर, रेलवे, रेलवे स्टेशन, स्कूल, जो सरकारी विद्यालय हैं, ठीक है ना, वो हो गए। और पार्क, ये क्या है? सार्वजनिक है, ठीक है ना। तो इनकी हमें क्या करनी है? इनकी भी हमें रक्षा करनी है, सुरक्षा रखनी है इनकी भी, उनको भी नुकसान है नहीं पहुंचाना है। 10 नंबर देखिए, एक ये है कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत या सामूहिक, सामूहिक उन्नति के भाव रखना। यानी हम देश में रहते हुए क्या है, हमें ये प्रयास करना है कि व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, उन्नति के प्रयास करने चाहिए, ठीक है ना। सामूहिक रूप से मतलब एक समूह का अगर विकास हो रहा है तो वो देश में कहीं न कहीं भागीदार होंगे। एक व्यक्ति का कहीं विकास हो रहा है तो वो देश के लिए भी काम करेगा। तो इस प्रकार से क्या हमें व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के जो है वो प्रयास करने हैं, वो भाव हमारे मन में होने चाहिए। अब अंतिम और 11वीं बात जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और आज के समय में बड़े ज़रूरी भी है। तो इसमें एक कर्तव्य हमारा ये भी बनता है कि 6 वर्ष से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, सॉरी 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, ठीक है ना। यानी शिक्षा के अवसर देना या अधिकार देना, ठीक है, आप अवसर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी क्या है, शिक्षा का जो वो है अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार तो मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है, लेकिन उनको अवसर जो है वो दिए जाना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए जो है वो एक अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए। कितने वर्ष से? 6 वर्ष के बच्चों से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का जो है वो अधिकार दिया हुआ है मौलिक अधिकारों में, लेकिन उनको अवसर क्या है, हमें देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें हमने पढ़ा भारतीय संविधान, और आगे की जो क्लास है वो भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएँगे। पहले ये बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी? और ये हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं वो आपके पाठ में तो नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है इनको आपके सामने रखने का प्रयास किया। और साथ में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्लास को पूर्ण ज़रूर देखिएगा क्योंकि टाइम अब आपके पास से बचा नहीं है, ठीक है ना? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए जो है इसी प्रकार से आपकी राजनीति के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आपके सामने लेकर आऊँ। तो आप भी थोड़ा-सा प्रयास कीजिए और क्लास को समझने का ज़रूर कष्ट करें। चलिए मिलते हैं आगे की और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।